जा रही हूँ। प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। जैसे भेड़िए को मैं आज जरूर मारूंगी। यास्मीन उर्फ सोनिया परचून की दुकान से सौदा लेकर निकली ही थी कि उसने महसूस किया कि कोई नौजवान उसका पीछा कर रहा था। सोनिया ने कनखियों से नौजवान को देखा और अपने रास्ते पर चलती रही। अभी वो अपनी गली में मुड़ ही रही थी कि नौजवान के आवाज देने पर रुक गई। इसी दौरान वो नौजवान उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या बात है? राजू नाम है मेरा, मैं आपको पसंद करता हूँ। दिमाग तो ठीक है, हटो मेरे रास्ते से। देखें गुस्सा नहीं करें, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे बात कर। देखो, अगर आइंदा तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, देखिए आप मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ रही हैं। हटो मेरे रास्ते से कि नहीं। राजू नामी नौजवान सॉरी करता हुआ एक तरफ को हो गया और सोनिया को घर जाता देखता रहा। सोनिया घर में दाखिल हुई तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माँ ने सोनिया से वजह पूछी तो वो सौदे का थैला एक तरफ फेंकते हुए तेज तेज बोलने लगी। क्या हो गया? बड़े गुस्से में लग रही है। अम्मा, तुझे मैंने कितनी बार बोला कि मुझे दुकान पे मत भेजा कर। क्यों, क्या हो गया? वो है ना पिछली दुकान वाला राजू, वो जिसे लोग चोर डकैत बोलते हैं। रास्ते में तंग कर रहा था मुझे। क्या कह रहा था? नंबर मांग रहा था, कह रहा था बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। फिर तूने क्या कहा? ऐसी खरी खरी सुनाई है ना, ये क्या याद करेगा वो। अच्छा किया बेटा, तुझे उस कमीने के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को ला दो। अच्छा तू गुस्सा नहीं कर, बैठ आराम से, मैं तेरे लिए खाना। माँ सोनिया को समझा बुझा कर चली गई। फिर इसी दौरान सोनिया की एक सहेली का फोन आ गया और जब सोनिया ने सहेली को राजू के बारे में बताया तो उसकी सहेली ने कानों को हाथ लगा लिया और सोनिया को बताया कि राजू नामी ग्रामी डकैत है। कई बार जेल की हवा खा चुका है। सोनिया को अब पक्का यकीन हो चुका था कि राजू की नीयत ठीक नहीं थी। वो उसे मोहब्बत का झांसा देकर घेरना चाहता था। मुझे पूरा यकीन था कि राजू डकैत था। मैं कोशिश करती थी कि मेरा और उसका सामना ना हो, मगर वो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। उसने दीदा दिलेरी की हद कर दी थी और अब तो वो 24 घंटे मेरे दरवाजे के सामने टहलता रहता। फिर उसने मुझे मोहब्बत भरे खत लिखना शुरू कर दिए। मैं उन खतों को पढ़ती और पढ़कर फेंक देती, लेकिन उस दिन उसने एक ऐसा खत लिखा कि मैं उसे अपना नंबर देने पर मजबूर हो गई। राजू और सोनिया अब एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा रहे थे। सोनिया ने राजू से शादी के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी और वो ये थी कि वो चोरी डकैती छोड़कर शरीफाना जिंदगी गुजारेगा और राजू ने वादा भी कर लिया था। सोनिया राजू के बारे में अपने घर वालों को यकीन दिला चुकी थी कि वो जराइम की दुनिया से निकल चुका है और उससे शादी करने में संजीदा है। सोनिया के वालिदैन ने अपनी बेटी की बात का यकीन कर लिया और फिर एक दिन सोनिया और राजू की मंगनी हो गई। मंगनी वाले दिन सोनिया और राजू एक दूसरे के सामने बैठे थे और सोनिया की सहेलियां और बहनें दोनों से छेड़छाड़ कर रही थी। राजू सोनिया के लिए एक कीमती अंगूठी लाया था और जब राजू ने सोनिया को मंगनी की अंगूठी पहनाई तो सोनिया कहीं ख्वाबों में खो गई। उसने जिस शख्स को चोर डकैत समझा था वो तो एक शरीफ इंसान निकला, वादे का पक्का और मोहब्बत करने वाला। मंगनी के बाद अब राजू का सोनिया के घर आजादी से आना जाना भी शुरू हो गया था। वो दोनों कई कई घंटे फोन पर प्यार मोहब्बत की बात करते रहते। राजू अक्सर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाने फिराने ले जाता, कभी किसी पार्क में और कभी समंदर के किनारे। राजू बज़ाहिर कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन उसकी जेब नोटों से भरी रहती थी और वो सोनिया को कीमती से कीमती तोहफे भी ला कर दिया करता था। सोनिया और राजू की मंगनी को कुछ दिन हो चुके थे
कि एक दिन राजू ने सोनिया को कीमती मोबाइल फोन का तोहफा लाकर दिया। सोनिया मोबाइल फोन देखकर चौंक उठी और उसे शक होने लगा कि शायद राजू अभी तक चोरी डकैती कर रहा था। उस दिन वो दोनों एक पार्क में बैठे थे जब राजू ने सोनिया को कीमती मोबाइल फोन का तोहफा देना चाहा तो सोनिया ने राजू से कई सवाल कर डाले। तेरे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ, तेरे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ मैं, बड़ा कीमती है, कैसा है? राजू, बोल। इतना कीमती मोबाइल? तो तेरे से ज्यादा कोई कीमती है इस दुनिया में कोई चीज? सच सच बता, ये मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल है, खरीद के लेकर आया हूँ दुकान से। और कहाँ से लाऊंगा यार मेरी जान, बड़ा कीमती बड़ा महंगा मोबाइल है। तूने चोरी की है ना? क्यों करूँगा चोरी यार, क्या बात कर रही है? देख, तुझे मेरी कसम, सच बता, ये मोबाइल कहाँ से आया? चल छोड़, अब नहीं होगा। छोड़ मेरा, मैं जा रही हूँ। अब नहीं करूँगा मैं, अब देख मेरी बात सुन, ये तो लेके मैं जा रही हूँ। देखो प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। राजू सोनिया को आवाज देता रह गया, लेकिन सोनिया बस में बैठकर अपने घर कोरंगी बिलाल कॉलोनी पहुंच गई। वो अपने कमरे में जाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। इसी दौरान सोनिया को मंठार नामी शख्स की कॉल मौसूल हुई। एक दिन अजनबी नंबर से फोन आया तो मैं हैरान रह गई। कॉल करने वाले का नाम मंठार था और जब मैंने उससे पूछा कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया तो उसने मुझे बताया कि ये नंबर राजू ने उसे दिया था। मैंने जब मंठार से फ़ोन करने का मकसद पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो मेरा हमदर्द था और मुझे राजू से बचाना चाहता था। मैं राजू से नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने मंठार नामी शख्स को गुस्से से डांटकर फ़ोन बंद कर दिया था। मंठार के फोन के बाद सोनिया किसी गहरी सोच में पड़ गई। उसके कानों में बार बार मंठार के आवाज गूंज रहे थे कि राजू डकैत है और वो सोनिया की जिंदगी तबाह कर देगा। सोनिया का जी चाह रहा था कि वो आसपास की हर चीज नोच कर फेंक दे। राजू ने अपने वादे का पास नहीं रखा था, वो उसका मंगेतर था। दूसरे ही लम्हे सोनिया घर वालों को बताए बगैर घर से निकलकर सीधे राजू के घर पहुंच गई। राजू उस वक्त घर में अकेला था। सोनिया दरवाजे को धक्का देकर राजू के घर में दाखिल हुई तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। सोनिया तू? हाँ, मैं पूछने आई हूँ कि तुमने मनकार को मेरा नंबर क्यों दिया? मुनकार कौन? मुनकार कह रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और मुझे तुझसे बचाना चाहता है। मैं उसका फोन भी जाऊंगा और आज के बाद तूने उसका नंबर उठाया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। सुन लीजिए मेरी बात। वैसे मुझे आज ये तो पता चल गया कि तू मुझसे धोखा कर रहा था और आज से तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं जा रही हूँ, समझ आई? फिर अरे सुन तो ले यार सोनिया। राजू आवाज देता रह गया, लेकिन सोनिया तेज तेज कदमों से चलती हुई अपने घर वापस आ गई। राजू परेशानी के आलम में था और अभी घर से निकलकर सोनिया के पास जाना ही चाहता था कि उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई और राजू को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई। राजू की गिरफ्तारी के बाद मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी और अब जब मंठार का फ़ोन आता तो मैं उससे बात करने लगी। राजू की हरकतों की वजह से मेरा दिल टूट चुका था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो। मंठार मुझे अच्छा सा आदमी लगा। वो खामोशी से मेरा दुख सुनता और मुझे दिलासा देता। मंठार की चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं राजू को भूलकर मंठार के इश्क में गिरफ्तार हो गई। अब मैं और मंठार आपस में मुलाकातें करने लगे। मंठार ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। शादी का यकीन होने के बाद मैंने अपना सब कुछ मंठार को सौंप दिया। सोनिया मंठार के इशारों पर नाचने लगी थी। उनके दरमियान अब किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं था। मंठार का घर खाली होता तो वो फोन करके सोनिया को बुला लेता और फिर वो दोनों तन्हाई में घंटों एक साथ वक्त गुजारते।
दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी अपनी सरहदों से भी आगे निकल चुकी थी और सोनिया के लिए मोहब्बत में जिस्म और रूह का फर्क खत्म हो चुका था। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद। एक दिन का जिक्र है कि सोनिया मंठार के साथ कमरे में अकेली थी कि मंठार ने मूवी कैमरा निकाल लिया। सोनिया मंठार के प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कैमरे पर कोई एतराज नहीं हुआ और वो मंठार के कहने के मुताबिक मूवी बनवाती रही। इस मूवी में इश्क और मोहब्बत कहीं दूर रह गए थे और सिर्फ हैजान अंगेज मनाजिर ही अक्स बंद किए गए थे। इस वाक़े के बाद मंठार शेर हो गया था। सोनिया उसके लिए एक आसान टारगेट था जिसे वो हासिल कर चुका था। सोनिया ने मोहब्बत के जज्बात की रौ में बहकर वो सब कुछ कर डाला था जो उसकी जिंदगी तबाह कर सकता था और इस बात का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब मंठार ने एक दिन फोन करके सोनिया से अजीबोगरीब फरमाइश कर डाली। मंठार ने काबिल एतराज़ हालत में मेरी मूवी बना रखी थी। उसने वादा किया था कि वो इस मूवी को ज़ाया कर देगा। मुझे भी उस पर पूरा यकीन था कि वो मुझे हरगिज़ बदनाम नहीं करेगा। लेकिन जब उसने फ़ोन करके मुझसे मेरी बहन और सहेली को लाने की फरमाइश की तो उसका असल भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। मंठार की हकीकत खुलने के बाद सोनिया शदीद सदमा की कैफियत में चली गई और उसने तय कर लिया कि अब वो कभी मंठार से नहीं मिलेगी। मंठार का फोन आता तो वो फोन बंद कर देती, जिस पर मंठार मैसेज के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता। एक दिन का जिक्र है कि सोनिया ने मंठार की कॉल काट दी, जिसके बाद मंठार ने उसे एक मैसेज भेजा। मैसेज पढ़कर वो पसीने में नहा गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे। एक दिन मंठार ने मुझे मैसेज किया, सोनिया ज्यादा चालाक मत बन, अगर तू अपनी बहन और सहेली को लेके मेरे पास नहीं आई तो समझ ले। सोनिया ने फौरन मैसेज डिलीट किया और आंख बंद करके कुछ सोचने लगी। फिर अचानक सोनिया ने मंठार को फोन कर डाला। हेलो। मुझे पता था मेरी बुलबुल मुझे जरूर फोन करेगी। खूनी भेड़िए, बदमाश, क्या धमकी दे रहा था तू मुझे? ना 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 ना, धमकी? मैं क्यों दूंगा धमकी अपनी बुलबुल को? है? मैं तो ये कह रहा था कि तेरी बहन और तेरी सहेली भी तेरी तरह जवान है साईं, उनके हाल पर रहम का थोड़ा सा। अच्छा, तो तू अब उनकी भी जिंदगी तबाह करने लगा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। मार दे बाबा, मार दे, तू तो मेरी शहजादी है। पर उस फिल्म का क्या होगा जो मैंने बनाई थी? जी तो बहुत चाह रहा है कि मैं उसको इंटरनेट पे डाल दूं। लोग देखेंगे तो खुश होंगे कि इतनी खूबसूरत हसीना किधर से आई है। सोनिया इस गुफ्तगू के बाद शदीद परेशानी के आलम में थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बदनामी का खौफ भी था, मगर उसने तय कर लिया था कि वो अपनी सहेली और बहन को मंठार जैसे दरिंदे के हत्थे नहीं चढ़ने देगी। दूसरे ही लम्हे सोनिया ने अपनी सहेली को फोन करके मंठार के बारे में बताकर उसे मना कर दिया कि वो मंठार का फोन न उठाए। सोनिया की सहेली पर यह इंकशाफ हुआ तो वो हैरत के समंदर में डूब गई, क्योंकि वो तो यही समझ रही थी कि सोनिया और मंठार एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करने वाले थे। खुद सोनिया ने ही अपनी सहेली का तारुफ एक बार मंठार से कराया था,
ताकि मंठार उसका एक फंसा हुआ काम करा सके। मंठार की जानिब से सोनिया को ब्लैकमेल करने की धमकी की वजह से सोनिया सख्त परेशान थी। वो रात भर कमरे में टहलती रही। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले, क्योंकि वो बदनामी के बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती थी। सोनिया ने सोचा कि वो सड़क पर किसी गाड़ी के सामने आ जाए या फिर समंदर में छलांग लगा दे। फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया तो वो आधी रात को खामोशी से अपने बाप के कमरे में दाखिल हो गई। उसने अलमारी का पट खोला और कोई चीज तलाश करने लगी। फिर कपड़े में लिपटी हुई एक चीज उसके हाथ लग गई। वो आहिस्ता से अलमारी का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गई। कमरा अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने बल्ब जलाया और कपड़े में लिपटी हुई चीज बाहर निकाल ली। ये उसके बाप का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था। सोनिया का बाप पुलिस में था और अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था। सोनिया ने पहली बार पिस्तौल को हाथ लगाया था। वो उसे उलट पलट कर देखती रही और थोड़ी ही देर में वो पिस्तौल का चैम्बर खोलकर उसमें मौजूद गोलियां देखने के काबिल हो गई। चैम्बर में कई गोलियां थी, लेकिन सोनिया को तो सिर्फ एक ही गोली दरकार थी जो उसकी अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती। अब सोनिया पिस्तौल को लोड करना भी सीख चुकी थी। सोनिया ने पिस्तौल लोड किया और पिस्तौल की नाली अपनी कनपटी पर रख दी। उस रात अचानक मेरे अंदर से एक बहादुर लड़की निकलकर सामने आ गई थी। उस बहादुर लड़की ने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया था। अगर मैंने अपनी ही जान ले ली तो उस जैसा भेड़िया मेरी बहन और सहेली समेत न जाने कितनी ही लड़कियों की इज्जत बर्बाद करके रख देगा। क्यों ना भेड़िए का ही सफाया कर दिया जाए। इस ख्याल के आते ही दूसरे रोज मैंने मंतार से राब्ता किया और उसकी फरमाइश पूरी करने की हामी भर ली। जब मैं दूसरे रोज उसके पास पहुंची तो वो घर में अकेला था। मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। शुक्रिया साईं। साईं, मुझे पहले पता था तू आएगी। किधर है तेरी खूबसूरत बहन और तेरी सहेली? फिक्र मत कर, वो भी आने वाली है, मगर इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जान से? तू मुझे जान से मारेगी? चिड़िया का बच्चा मारा है तूने कभी? मुझे मारेगी? हाँ, चिड़िया का बच्चा तो नहीं मारा, लेकिन तुझ जैसे भेड़िए को मैं आज जरूर मारूंगी। ये देख, ये है तेरी मौत। अरे, तुझे चलानी भी आती है ये? क्यों मजाक करती है साईं? मुझे दे, मैं तुझे चलाना सिखाऊं। ला ला ला। वहशी दरिंदे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। सोनिया मंठार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद इत्मीनान से घर आ गई। वो बिल्कुल पुरसुकून थी। उसने अपने बाप को सारा किस्सा सुना दिया। बाप ने बेटी को अपनी इज्जत की खातिर कत्ल करने पर शाबाशी दी, उसे एक महफूज ठिकाने पर छुपा दिया। लेकिन पुलिस जल्द ही सोनिया को गिरफ्तार करके थाने ले आई, जहां उसने बगैर किसी परेशानी के मंठार को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। ये है सोनिया। मैंने बोला जी भर के हंस ले, तेरा आखिरी टाइम है ना। उसने बोला क्या मतलब? मैंने बोला क्यों, साफ साफ बात है, तेरे को पता है जो बोलती हूँ वो कर गुजरती हूँ, तो अभी मैं करूंगी भी, जैसे बोला है ना वैसे करूंगी भी। वो पता नहीं सोच रहा था ना, हंस के बात कर रहा था ना। बोला वो किधर है? मैंने कहा वो नीचे आ रही है ना सीढ़ी से। तो उसने बोला अच्छा। फिर मेरे को उसने हाथ पकड़ाना, बोला तू झूठ बोले, तू नहीं ले गई। मैंने पिस्टल, मैंने बोला एक मिनट में वॉशरूम जाती हूँ। मैंने पिस्टल निकाला, लॉक की, फिर मैंने उसको मार दिया। गए उसके घर पे लेकर आए, उसने इकरार किया कि हाँ मैंने किया, मुझे ब्लैकमेल करता था। और आज जो उसने मैं उसको कहा कि लड़की को लेकर आओ, तो जिस पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने वालिद के पिस्टल से जो मेरे यहाँ छिपा कर लाई थी उसे 2 फायर करके मैंने उसको दिया। सोनिया को चालान करके जेल भिजवाया जा चुका है। शब्बीर ने सवाल किया है
कि सोनिया के साथ जो वाकयात पेश आए और जिस तरह उसे प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद की गई, उसकी रोशनी में सोनिया ने जो कुछ किया वो कहां तक ठीक था भी कि नहीं। शब्बीर को यकीन है कि सोनिया के साथ इंसाफ होगा। शब्बीर का ये भी कहना है कि हर वाकया एक खबर है अगर कोई देखने वाला हो। शब्बीर ने अपनी बहन और सहेली की इज्जत बचाने वाली लड़की सोनिया के साथ पेश आने वाले वाकये को बगौर देखा और ये वाकया खबर बन गया, क्योंकि शब्बीर का यही कहना है कि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लोड करने का तरीका कैसे सीखा? सिंपल तो है। नाजिश दो फैशनेबल लड़कियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी गपशप कर रही थी। तीनों लड़कियां सिगरेट नोशी में मसरूफ थीं और शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान रेस्टोरेंट में एक अधेड़ उम्र का शख्स जो सूट और टाई में मलबूस था दाखिल हुआ और नाजिश की मेज के सामने ही बैठ गया। वेटर ने फौरन ही उस शख्स की मेज पर मेन्यू रख दिया और ऑर्डर का इंतजार करने लगा। इसी दौरान नाजिश ने वेटर को इशारे से कुछ इस तरह अपनी तरफ बुलाया कि सामने वाली मेज पर बैठा शख्स भी मुतवज्जे हो गया। नाजिश ने वेटर को ऑर्डर दिया और फिर सिगरेट सुलगाने लगी। सामने बैठा शख्स का नखियों से नाजिश और नाजिश के साथ बैठने वाली खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था और लड़कियां भी उसे खूब लिफ्ट करा रही थीं। अचानक नाजिश अपनी जगह से उठी और सामने बैठे हुए शख्स के पास चली गई। वो शख्स एहतरामन खड़ा हो गया। यहाँ पे बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, वैसे भी मैं फ्री हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। ओह रियली, नाइस टू मीट यू। मी टू। वैसे मेरा ताल्लुक भी बिजनेस से ही है। आप एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। ये? मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये मेरा कार्ड है। थैंक यू। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाजिश मुस्कुराती हुई अपनी मेज पर वापस आ गई और उसकी साथी लड़कियां उसे मानी खेज निगाहों से देखने लगी। इसी दौरान नाजिश के मोबाइल की घंटी बजी तो वो अपनी साथियों से इजाजत लेकर रेस्टोरेंट के एक कोने में जाकर बात करने लगी। ये पेशावर के दौलतमंद नौजवान हसनैन की कॉल थी। हसनैन की नाजिश से पहली मुलाकात मरी में हुई थी और ये मुलाकात मुबैना तौर पर जेहलम के रिहायशी राजा अली असगर ने कराई थी। हसनैन पहली ही मुलाकात में नाजिश को दिल दे बैठा था और नाजिश के मुंह से निकली हुई हर फरमाइश पूरी करता था। हसनैन के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। वो एक सर्राफ का बेटा था और अपने खानदानी कारोबार में हाथ बटाता था। मरी में होने वाली मुलाकात के बाद अब नाजिश और हसनैन के दरमियान ज्यादातर राब्ता इंटरनेट या फिर मोबाइल फोन के जरिए होता था, क्योंकि नाजिश जेहलम में थी और हसनैन पेशावर में। हसनैन की दीवानगी नाजिश को पसंद थी और जब भी उसका फोन आता वो बड़े प्यार से उससे बात करने लगती। कैसे हो मेरे दिल के चैन? नाजिश, तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता, शादी कर लो मुझसे। तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ नाजिश, हाँ। और अगर मैं ना करूँ तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। आई लव यू मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं पूरी जिंदगी नाजिश तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। चलो ठीक है, सही। ओके। नाजिश फोन खत्म करके दोबारा अपनी मेज पर पलटी तो उसकी साथियों ने उसे एक बार फिर मानी खेज निगाहों से देखा। नाजिश ने फौरी तौर पर बिल अदा किया और फिर तीनों लड़कियां वहां से चली गईं। नाजिश का ताल्लुक मुबैना तौर पर खूबसूरत लड़कियों के साथ मिलकर दौलतमंदों को लूटना था और इस धंधे में मुबैना तौर पर राजा अली असगर उसके साथ मुलव्विस थे। हसनैन एक सीधा साधा लड़का था
जो दिल के हाथों मजबूर होकर नाजिश पर भरोसा कर बैठा था और उन दोनों के दरमियान मजबूत दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। हसनैन की बस एक ही जिद थी कि नाजिश उससे शादी कर ले और नाजिश मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही थी। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजिश और हसनैन की दोस्ती को 7 बरस हो चुके थे और वो मुबैना तौर पर हसनैन के 1 करोड़ रुपए से जायद हड़प कर चुकी थी। हसनैन नाजिश की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसे नाजिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो उसके ख्वाबों ख्यालों में बसी हुई थी और हसनैन नाजिश के तसव्वुर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। उसका जी घबराता तो वो नाजिश को फोन कर देता या फिर घंटों इंटरनेट पर नाजिश से बातचीत करता रहता। उधर कुछ दिनों से हसनैन को ये महसूस करके अजीब सी हैरत हो रही थी कि नाजिश अब उसका फोन पहले की तरह नहीं उठा रही थी। हसनैन ने इस सूरत हाल से अपने दोस्त राजा अली असगर को आगाह कर दिया। राजा अली असगर ने हसनैन से वादा किया कि वो उसकी शादी नाजिश से जरूर कराएगा। एक दिन का जिक्र है कि राजा अली असगर हसनैन को पेशावर से लेकर जेहलम के लिए रवाना हो गया। हसनैन खुश था कि उसकी नाजिश से मुलाकात हो जाएगी। चलते वक्त हसनैन ने अपनी रवानगी के बारे में एक करीबी दोस्त को एतमाद में ले लिया था। हसनैन के जाने के 2 दिन बाद जब हसनैन के पेशावर वाले दोस्त ने उससे फोन पर राब्ता किया तो हसनैन का फोन बंद मिला। हसनैन के दोस्त को पहले ही शुबा था कि राजा अली असगर अच्छा आदमी नहीं था। उसने कई बार हसनैन को समझाया भी था मगर उस पर तो नाजिश के इश्क का भूत सवार था। हसनैन की गुमशुदगी का एहसास उसके घर वालों को हुआ तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसी दौरान हसनैन के एक रिश्तेदार ने इंटरनेट पर हसनैन की तस्वीर देखी तो वो बौखला गया। जेहलम पुलिस ने हसनैन की तस्वीर शाया करते हुए इत्तला दी थी कि उसे एक गुमनाम नौजवान की लाश नहर से मिली थी जिसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। हम जिस टाइम पहुंचे तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और पुलिस वालों ने उसे दफना रहे थे। हमने कहा कि यार हमें ये बताओ, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी ये तस्वीर आप देख लें, ये तस्वीर है, इनसे आप, और ये कपड़े, तो आप, हमने जब उसके कपड़े देख लिए तो हमने कहा ये तो हमारा भतीजा है। हसनैन के घर वाले इस खबर पर गमो गुस्से के समंदर में डूब गए और उन्होंने हसनैन की लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। ये है एहतजाज के मनाजिर। हसनैन के घर वाले और रिश्तेदार ज़ारो कतार रो रहे थे और इंसाफ का तकाजा कर रहे थे। मैं वज़ीर आला साहब को ये बताना चाहता हूँ इस मीडिया के जरिए कि अगर सफदर जैसी काली पहने इस पुलिस में है तो यहाँ पर रोजाना लाशें गिर रही। पुलिस ने नाजिश को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिसने मुबैना तौर पर पुलिस को बयान दिया था कि राजा असगर कत्ल केस में मुलव्विस है और नाजिश और राजा ने मिलकर हसनैन के 90 लाख रुपए खाए थे, जिसमें से मुबैना तौर पर 45 लाख रुपए राजा अली असगर ने लिए थे। नाजिश ने मुबैना तौर पर पुलिस को ये भी बताया था कि अब वो हसनैन से जान छुड़ाना चाहती थी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुल्जिमान का ताल्लुक बासर फैमिली से होने की वजह से पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही थी। लड़की के साथ मिलके उसको किडनैप किया है और उसको 11 तारीख से यहाँ से ले गए और 12 तारीख तक उसको कत्ल किया। मैं अभी चिढ़ाना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम से, वजीर आला पंजाब से, हम
आपने क्या गुनाह किया है? किस जुर्म की सजा हमें दी है? हमारा शेर जैसा बच्चा गया है, हम किसी और अपील करें? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांग रहे हैं। मैं मर जाऊंगा। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। हमने आज रेडिंग पार्टी भी भेजी है पुलिस ने, और उसको राजा अली असगर को और उसके भाई अदनान असगर को और नाजी शेख लड़की भी है इसमें, इस केस में इन्वॉल्व, उसको पकड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी रेडिंग पार्टी को मैंने हिदायत की है कि आपने उस वक्त तक वहाँ से नहीं हिलना चाहता, वो पकड़ के ना आए। राजा अली असगर के और उसके वालिद के सारे ठिकानों को आप पता करें, उनको चेक करें, उठा के लाएं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस केस को ट्रेस करने की, और हर मुमकिन तौर पे इंशाल्लाह कानूनी हेल्प की जाएगी इसके वारसान के, कि हम कातलों को, इसके हसनैन के कातलों को पकड़ें जिन्होंने इतने नौजवान बंदे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। हसनैन के बारे में महल्ले पड़ोस वालों का कहना था कि वो एक सादा दिल शरीफ लड़का था जो अमीरों को लूटने वाले गिरोह का शिकार हो गया। शब्बीर ने वाकये में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उन्हें करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।